ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। लगातार चर्चा जारी है। जिस तरीके से गृह मंत्रालय ने नए दिशा निर्देश जारी किए हैं उन लोगों के लिए जो लोग फंसे हुए हैं, चाहे मजदूर हों, छात्र हों, उन तमाम लोगों को निकालने के लिए ऐसे में राज्यों की क्या स्थिति नजर आ रही है। रुख फिर से शम्भू बदसर मैं आपका करना चाहूंगा। बिहार की हमने बात करी, लेकिन इसी संदर्भ में अगर हम उत्तर प्रदेश के रूप में देखते हैं तो उत्तर प्रदेश में आपको क्या नजर आता है? क्या वहां पर भी संसाधनों की कमी को देखा जाना चाहिए? देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार ने तो एक हिम्मत दिखाई कि जो भी बाहर उनके राज्य के प्रवासी थे, उनको बुलाने के लिए उन्होंने बयान भी दिए, कुछ बसों के इंतजाम भी किए, जो उनके साथ संभव था उन्होंने किया। जी। लेकिन यह बात सही है कि उत्तर प्रदेश एक बड़ा राज्य होने के बावजूद जो आर्थिक संसाधन है उसमें पिछड़ा हुआ प्रदेश है। जी। और लगातार जिस तरह की वहां पे सत्ता रही है, जिस तरह की जातिवादी राजनीति रही है, उसका परिणाम है कि राज्यों ने अपने स्टेट में अपने कम से कम अपने पब्लिक को खपाने के लिए, उनको उनके लिए रोजी रोटी का संसाधन बनाने के लिए ईमानदारी से काम नहीं किया है। और पूरे देश में अगर आप देखें तो ये पूरा जो बोझ है वो एक विकसित राज्य है, चाहे हरियाणा है, चाहे पंजाब है, चाहे महाराष्ट्र है, चाहे गुजरात है, चाहे दिल्ली है, इन सब राज्यों पे बोझ है। साउथ में भी चाहे केरल हो, आंध्र प्रदेश हो, तमिलनाडु हो, वहां पे कुछ चेन्नई और हैदराबाद और तिरुवनंतपुरम कुछ शहर को छोड़ दीजिए तो पूरे राज्यों की जो औद्योगिक हालत है वो वही है जो बिहार यूपी की आपको दिखाई पड़ती है। उड़ीसा की स्थिति देखें तो राज्यों में भी वहां औद्योगिक संसाधन नहीं हुआ, उनके लोगों को भी बाहर जाना पड़ता है। बंगाल की स्थिति यही है। तो औद्योगिक रूप से सबसे अधिक फायदा मिला उन राज्यों को जो कोस्टल इलाके पे है, जो कि समुद्र के किनारे हैं, चाहे महाराष्ट्र है, चाहे गुजरात है। और इधर कृषि के क्षेत्र में हरियाणा और पंजाब को फायदा मिला और वहां पे एक औद्योग और कृषि एक डेवलप हुआ। और दिल्ली राजधानी होने की वजह से उसके आसपास एक उद्योग का विकास हुआ है। तो ये भारत सरकार की एक कमी है कि जो इंडस्ट्री को कैसे पूरे देश में फैला सकते थे, पूरे देश में अलग अलग चंक में आप उनको अलग अलग उद्योग की तरह से विकास कर सकते थे। जैसे फार्मा इंडस्ट्री है, उसको आप नॉर्थ ईस्ट में, बिहार में, यूपी में अच्छे से आप शिफ्ट कर सकते थे, जो कि मुंबई और गुजरात में शिफ्ट है, हिमाचल में शिफ्ट है। तो कहने का सेंस कि और सारे इंडस्ट्री जो एग्रीकल्चर फूड इंडस्ट्री है उसको आप बिहार, यूपी, बंगाल, उड़ीसा, इन सब राज्यों में शिफ्ट कर सकते थे। तो औद्योगिक प्लानिंग भी हमारे देश में इस तरह से नहीं हुआ है कि समूचे देश में अलग अलग पॉकेट्स में उद्योग लगाए जाते और कृषि के साथ उसको जोड़ा जाता। तो ये प्रवासियों का पलायन, जो काम के लिए एक जगह से दूसरी जगह लोगों का जाना होता, जी। वो कम होता। केवल व्हाइट कॉलर जॉब के लिए आदमी एक जगह से दूसरी जगह जाता, एक श्रम करने के लिए, एक मजदूरी करने के लिए आदमी एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाता। तो ये एक बेहतर स्थिति होती। लेकिन दुर्भाग्य से इस 70 साल में सभी सरकारों ने, चाहे किसी भी दल की सरकार रही हो, इस देश के विकास के लिए ढंग से एक प्लान करके इस देश को विकास नहीं किया गया है। और ये देश में इम्बैलेंस डेवलपमेंट आपको दिखता है कि एक क्षेत्र में बहुत डेवलपमेंट है, एक क्षेत्र में बिल्कुल ही डेवलपमेंट नहीं है। ठीक तो है सर। ये एक नीतिगत कमियां है जिस पर कि अब जब ये तरह की संकट पैदा हुआ है, प्रवासियों का संकट पैदा हुआ है, तो वो दिख रहा है कि देश में इससे पहले देश ने किस किस तरह की गलतियां की है, किस किस तरह की चीजें लूप होल्स है हमारे पास। और जो प्रवासी हमें बड़े अच्छे लगते थे इस वक्त कि हर जगह आसानी से सस्ता श्रम मिलता था, वो चीजें अब दिखाई दे रहा है कि एक संकट हो जाने से वही सस्ता श्रम देश के लिए कैसे बोझ बन जाता है, बिल्कुल। राज्यों के लिए कैसे बोझ बन जाता है। बिल्कुल। ये चीज अभी दिख रहा है पूरे, आप इस पूरे एपिसोड में आप देख रहे हैं ठीक है कि सर। लॉकडाउन के साथ क्या हुआ। और ये कम से कम मोदी सरकार की सबसे बड़ी समस्या है कि कोई भी फैसला प्लानिंग के साथ नहीं लेती है। चाहे आप नोटबंदी का जिक्र कर लीजिए, जीएसटी का जिक्र कर लीजिए, आप आते हैं रात में और ऐलान कर देते हैं कि हम ये करने वाले हैं। अब इस लॉकडाउन के हो, अगर 25 तारीख को लॉकडाउन हुआ था, 25 मार्च को, तो उसके बाद एक भी केस नहीं बढ़ना चाहिए था, क्योंकि जो जहां था उसको आपने वहीं बंद कर वहीं रोक दिया। दिया, बिल्कुल। कुछ राज्यों ने कर्फ्यू लगा दिया, फिर भी उन राज्यों में केस बढ़े।
अब देखिए कि जो विदेश है, चाहे जर्मनी है, चाहे स्पेन है, चाहे इटली है, चाहे अमेरिका है, ब्रिटेन है, जहां स्थिति खराब होने के बावजूद 10-15 दिन के लॉकडाउन के बाद उन्होंने अपने आप को ओपन करना शुरू कर दिया है और कंट्रोल भी किया है चीजों को। तो आप भी यहाँ पे एक प्रिकॉशन देते हुए, एक सुरक्षा कवच देते हुए, एक गाइडलाइन जारी करते हुए, जो गाइडलाइन कल आपने जारी किया है, उसके हिसाब से गाइडलाइन जारी करके आप लोगों की एक सीमित आवाजाही तो रख ही सकते थे। ठीक है सर। अब 130 करोड़ लोग तो बीमार नहीं है ना। जो आदमी स्वस्थ है, कम से कम उसका आना जाना होता। और अगर आपको लगता है कि मास्क पहनने से और पूरे प्रिकॉशन के साथ आदमी नहीं रह सकता है, बच है, सकता है इससे, तो डॉक्टर कैसे बीमार पड़ कैसे रहे हैं, जो बीमार हो रहे हैं, ऊपर से बिल्कुल। लेके नीचे तक पीपीई किट लगाए हुए हैं, तो भी वो प्रभावित हो जा रहे हैं। और दुनिया में 500 से ज्यादा डॉक्टर मर चुके हैं। तो कहने का सेंस कि आप जो भी प्रिकॉशन कर रहे हैं, खतरा बरकरार है। ठीक है सर। इसीलिए उसको देखते हुए आप एक प्रिकॉशन अपनाइए, आप एक सुरक्षा दीजिए कि आप तमाम गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए सीमित आवाजाही आप होने दीजिए, चाहे ट्रेन की है, चाहे बसों की है, चाहे लोगों की है, ताकि अर्थव्यवस्था पटरी पर आ सके, ठीक देश है। को नांदल जी रसातल क्या में मत सोचते हैं ले इस बारे में, जाइए। उनसे भी राय लेते हैं सर। आपका क्या मानना है सर, आपको क्या लगता है, क्या खामियां रही और क्या उत्तर प्रदेश के पास भी संसाधनों की कमी नजर आती है? बात करें जी। जी। देखिए मोहित जी, संसाधनों की कमी, क्योंकि देश एक विकासशील देश है, अभी विकसित नहीं हुआ है, जी। तो संसाधनों की कमी तो पूरे देश में ही है। लेकिन आप ये देखिए कि उत्तर प्रदेश सरकार कोई भी बात हो अपना एक स्टैंड लेती है। ठीक। अगर बसेज का इंतजाम करना होता है तो वो बसेज का इंतजाम करती है। ये नहीं है कि बिहार सरकार की तरह अपना पल्ला झाड़ लिया कि भाई हम तो केंद्र से बात करेंगे, हमारे बस में ये नहीं है, हमारे बस में वो नहीं है। और ये इसमें उत्तर प्रदेश सरकार ने सराहनीय काम किया है। लॉकडाउन के दौरान सख्ताई भी की है, क्योंकि आप देखिए जो वहां तबलीगी जमात के लोग हैं वो सबसे ज्यादा वहीं मिले हैं, जी। उत्तर प्रदेश में ही। उत्तर प्रदेश या तमिलनाडु या महाराष्ट्र। लेकिन उत्तर प्रदेश में इतनी पॉपुलेशन, सबसे ज्यादा पॉपुलेटेड स्टेट है भारत का, उसके बावजूद स्थिति वहां जो है योगी सरकार ने कंट्रोल की है, चाहे वो बाय हुक और बाय क्रुक। तो इसमें उत्तर प्रदेश सरकार ने सराहनीय काम किया है। लेकिन शंभू जी की एक बात से मैं सहमत नहीं हूं यहाँ जी। पे। मैं बीच में बोलना चाहता, लेकिन मैंने उनकी बात पूरी सुनी। मैं सहमत इस बात पे नहीं हूं कि मान लीजिए लॉकडाउन लागू करना था। शंभू जी कह रहे हैं कि लॉकडाउन के लिए पहले बताना चाहिए था। मान लीजिए अगर मोदी जी ये कह देते कि भाई मैं 4 दिन के बाद लॉकडाउन लागू करूंगा, तो उसका कोई फायदा नहीं होने वाला था। लोग बसों में, ट्रेनों में ये भी पता नहीं चलता कि किसको कोरोना है किसको नहीं है, सब चढ़ जाते, सब पब्लिक में घूम जाते और बड़े लेवल पे यहाँ पे कोरोना फैल जाता। लेकिन लेकिन अनिल सर, एक लॉकडाउन, एक बात हाँ इसमें जी, ये कि जब आपने 500 के आंकड़ों पर मुझे आपने एक बात लॉकडाउन कहनी लगाया है। और आज 33,000 का आंकड़ा पार हो चुका है, तो आपको ये मानना तो पड़ेगा ही नहीं कि लॉकडाउन इसमें कारगर साबित नहीं हुआ सुनिए, है या फिर उतना नहीं हुआ है। पूरी बात कर रहा हूँ, मैं जी। पूरी बात कर रहा हूँ। फिर शंभू जी ने बोला कि जो यूरोपियन कंट्रीज हैं वो कामयाब हैं। मैं जी। तो कामयाब है ही नहीं। वो जी। तो विकसित होते हुए हमारे से ज्यादा केसेस हैं। जी। पॉपुलेशन उनकी हमारी एक स्टेट के बराबर है। 6-6 करोड़ की पॉपुलेशन में 1.5 2-2 लाख की उनकी वहां पे जनसंख्या है जो कोरोना से पीड़ित है। जी। 30 करोड़ की पॉपुलेशन अमेरिका में है, वहां 9 लाख से ऊपर केसेस हैं। अब देखिए कि भारत ने लॉकडाउन करके कितना बड़ा कंट्रोल यहाँ किया है। आप देखिए चाइना, जहां की पॉपुलेशन भारत के बराबर ही मानो आप है, वहां भी 80-90 हजार केसेस हो गए थे। आप देखिए भारत ने कितना कंट्रोल किया। ये तो वो लोग आ रहे हैं, कुछ केसेस जो तबलीगी जमात की वजह से फैल गए, कुछ लोग हैं जो डॉक्टर्स हैं, पुलिस वाले हैं, वो बेचारे जो काम कर रहे हैं उसमें इन्वॉल्व हैं। अब उनको कैसे, अब वो कोरोना को बचाने में लगे हुए तो वो भी संक्रमित हो गए। और कुछ लोग वो हैं जिन्होंने अपने कोरोना को इतनी अवेयरनेस के बावजूद छुपा के रखा, नहीं बताया। कुछ लोग जो परमिशन लेके दूसरी स्टेट से दूसरी आऊंगा स्टेट शंभू में सर, जा आऊंगा रहे आपके हैं, पास, बात सुनते पूरी। जी। दूसरी स्टेट से दूसरी स्टेट में जा रहे हैं, वो भी कोरोना लेके आ रहे हैं। अब मैं आपको उदाहरण देता हूं, रोहतक का मैं उदाहरण आपको दे रहा हूं। रोहतक में एक दंपति इलाज कराने के लिए दिल्ली जाते थे हॉस्पिटल में। ठीक है।
अब उनको कोरोना हो गया। ऐसे ही बहादुरगढ़ में कुछ केसेस आए हैं, अब कल ही बहादुरगढ़ में 10 केस नए आए हैं, क्योंकि वो दिल्ली से आ जा रहे थे, वहां पे नौकरी कर रहे थे, तो उनके पास परमिशन थी, नेसेसरी कोई जॉब कर रहे थे, पुलिस में थे या स्वास्थ्य विभाग में थे। ठीक। तो अभी लॉकडाउन जो लगाया है या नोटबंदी जो लगाई है, अब प्रधानमंत्री नोटबंदी के लिए ये कह देते हैं कि मैं 1 महीने बाद नोट बदलूंगा, तो जो सारा जो ब्लैक मनी को रोकने की नहीं बात सर, थी, बात ये नहीं है, बात ये है, हाँ बात जी। ये है कि तैयारियां कमी रही है, तैयारियों की कमियों देखने देखिए को मैं ये मिल कह रही रहा है। हूं यही वजह कि यही विकासशील देश होते मैं हुए, जवाब दूं? एक विकसित देश होते हुए के मुकाबले हम कहाँ खड़े हैं आज? चलिए ठीक है आपका नंदल डाटा जी, खुद शंभू बता सर रहे इस हैं। पर कुछ जवाब कहना दूं? चाह रहे हैं, उनकी बात को भी ले लेते जवाब हैं। दूं? जी शंभू सर। हाँ जी। देखिए, अब चंचल जी की बातें बड़ी अच्छी की है और सुनने में बड़ा अच्छा लगता है, इसमें तो कोई दोहराई नहीं है। लेकिन उन्होंने 3-4 बातें की है, मैं स्टेप बाय स्टेप जवाब देता हूं। पहली बात कि यूरोपियन कंट्री में पॉपुलेशन कम है, संख्या ज्यादा है। इसलिए संख्या ज्यादा है कि वहां उन्होंने टेस्टिंग ज्यादा की। जी भारत में भी जब टेस्टिंग बढ़ी तो संख्या बढ़नी शुरू हो गई, केसेस मिलने ज्यादा शुरू हो गए। ठीक। एक पॉइंट कि उन्होंने अपनी आबादी के अनुपात में ज्यादा टेस्टिंग की, इसलिए आपको संख्या ज्यादा दिख रहा है। दूसरी बात चीन की आई। चीन से हम दुनिया को सीखना चाहिए कि उन्होंने कोरोना को केवल वुहान स्टेट में सीमित रखा। बिल्कुल। पूरे कंट्री के 49 स्टेट में एक भी केस नहीं फैलने दिया। जी भारत में भी आप कर सकते थे कि भारत में जब पहला केस आया तो उस वक्त आप उसको वहीं कंट्रोल कर सकते थे, लेकिन आपने पूरे देश में फैलने दिया। यहां सरकारों की विफलता है। शुरुआत में ही अब बताता हूं कि भारत में लॉकडाउन का जो फैसला हुआ और उसके पहले आप बता देते तो लोग भाग जाते, ऐसा कुछ भी नहीं था। क्योंकि भारत में स्टेज 1 था उस कंडीशन में और 25 मार्च तक स्टेज 2 पे आया हुआ था भारत, यानी कि स्थानीय लोगों में जी, कोई नंद साहब, कोरोना नहीं जी। था। और आज भी जो कोरोना के केस मिल रहे हैं वो मजदूरों में नहीं मिल रहे हैं, स्थानीय लोगों में नहीं मिल रहे हैं। भारत में कोरोना फैलाया किसने? जो विदेश से आए, जो अमीर लोग थे, जो संसाधन संपन्न लोग थे, उनको चेक नहीं किया हमारी सरकारों ने। एयरपोर्ट पे थर्मल होने के बावजूद भी कैसे वो पीड़ित हुए? वहां पे हमारी व्यवस्था टाइट नहीं थी। तो केवल कहने से बात नहीं होते हैं और लोग ये कह देना कि लॉकडाउन ही समस्या का समाधान है, वो नहीं है। इन 3-4 चीजों को आप देखिए तो उस केस में भारत की तैयारी तो कुछ नहीं लगती है। और भारत विकासशील देश है, कब तक विकासशील देश बना रहेगा? यूं ही सरकारों की विफलता पे। आप रूस को ले लीजिए, रूस ने 70 साल में विकसित देश बना। क्या भारत से ज्यादा संसाधन था रूस के पास? बिल्कुल नहीं था। भारत के पास ज्यादा संसाधन है, चाहे एग्रीकल्चर हो, चाहे माइंस हो, चाहे इंडस्ट्री हो, चाहे दिमाग हो। ठीक है, उनके पास एक इच्छा शक्ति थी। ठीक है। नांदल सर का बाकी एक कमेंट विकसित और इस देश पर ले का लेते हैं, उसके बाद सर हम एग्जाम्पल ले आखिरी पड़ाव में लीजिए। होंगे। तो शंभू बहुत जी, सारे ऐसे जी ऐसी बिल्कुल। चीजें हैं। नांदल जी अपनी बात कहिए आप। देखिए मोहित जी, मैं शंभू जी की इस बात से सहमत नहीं हूं कि जो यूरोपियन कंट्रीज हैं उन्होंने टेस्ट ज्यादा किए। अब आप देखिए कि किसी को कोई सिम्टम होगा कोरोना का, जब भी तो टेस्ट करेंगे ना, या फिर तो जो ये तो रास्ते भारत चलता है में उसको भी पकड़ के लागू उसका है ना। टेस्ट कर देंगे। नहीं सिम्टम तो दिखे ना। नहीं नांदल किसी को सर, कोई वहां गले में कोई नांदल दिक्कत सर हम हो, दूसरे देशों की अगर हम बात करें, जुकाम हो, अमेरिका का खांसी उदाहरण हो, भी दिया जाए तो उसका अमेरिका टेस्ट का हो रहा है। उदाहरण में वो जो उसका सीवरेज का टेस्ट पानी हो जा रहा रहा है है। उसको भी टेस्ट किया जा रहा है। 58 लाख से ज्यादा लोगों के वहां पर टेस्ट हुए हैं। 32 करोड़ के आसपास मैं की ये वहां कह रहा हूं, जनसंख्या। जिसको सिम्टम होंगे उसी को चेक करेंगे ना। अब जी। हम और आप स्वस्थ हैं, हमें पकड़ के टेस्ट कर देंगे क्या? अरे भाई, जिसके जुकाम है, खांसी है, गले में दिक्कत है, तबीयत ज्यादा खराब है, उसी को टेस्ट करेंगे आप? भाई जो सिम्टम लेके गए हैं लोग, या किसी का पता चला है कोई विदेश से आया है, उसको क्वारंटाइन भी किया गया है। तो भारत में कैसे फैला फिर? नंदन सर, लापरवाही हुई, इसको तो मानना होगा। शुरुआत में जब लोग आए थे उनकी स्क्रीनिंग अगर की भी गई थी तो कैसे आखिरकार ये इतना इसका प्रसार हो गया?
मैं शंभू जी की इस बात से सहमत हूँ, जो विदेश से लोग आए हैं उनकी वजह से फैला है। जी नंदन मैं जी की बिल्कुल बात सहमत कोई हूँ, जवाब नहीं है, लेकिन वो लेकिन केवल बिल्कुल जवाब सरकार है, की बातों मैं दे रहा हूँ को जवाब। तो बढ़ाना फैला चाहते हैं। इसलिए सुन है लेते हैं शंभू जी, सुनते हैं। फैला इसलिए कि मैंने आपकी बात मान ली कि विदेश से आया यहाँ पे, ठीक। इंडिया में तो कोरोना था ही नहीं। लेकिन जब इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, इतनी बड़ी पॉपुलेशन, सिर्फ 33,000 केस है, जी और वो भी सारे टेस्ट होने के बाद ही डिक्लेयर हुए हैं, ऐसे नहीं है। अब आपकी ये बात तो बिल्कुल गलत है कि भाई वहां पे टेस्ट ज्यादा हुए हैं, अब रस्ते चलते टेस्ट कर देंगे क्या? लेकिन सर जिसमें सिम्टम होंगे किया तो जा रहा, बीमार वही होने की वही तबीयत किया खराब गया है, होगी। तभी इतने मामलों के खुलासे हुए हैं। आपके भारत में भी, हाँ, भारत में भी हम बात करें तो बिल्कुल, बिल्कुल। कई सैकड़ों की संख्या में ऐसे लोग हैं जिनके अंदर कोई लक्षण नहीं थे। कई ऐसे लोग हैं, आर्मी में ऐसे लोग पाए गए हैं, डॉक्टर पाए गए हैं, पत्रकार पाए गए हैं। मुंबई में जो पत्रकार मिले थे, इक्यावन लोग, उनमें से बहुत सारे ऐसे थे जिनके अंदर कोई लक्षण नहीं थे। ये नई बीमारी है, इसमें कुछ चीजें नई सामने आती रहेंगी, उनका उसी तरीके से इलाज होता रहेगा। चलिए ठीक है सर। अब ये थोड़ी ना पता है। हाँ जी, हाँ जी, मोहित जी, जी सर। एक टेक्निकल चीज मैं आपको बताऊं। जी एक व्यक्ति अपने जीवन में कभी भी सर्दी बुखार जुकाम से पीड़ित हुआ हो तो ये जो RT-PCR किट है, जी। जब जांच करेगा तो वो वो पॉजिटिव दिखाएगा। DNA की जांच करता है, जी। बॉडी में DNA रहता है, तो वो उसको बिना लक्षण के भी पॉजिटिव दिखाएगा। बिल्कुल, इसका मतलब ये नहीं कि वो कोरोना पीड़ित कोरोना है। पॉजिटिव है। समझ गया सर, ठीक है। नीरज, मैं आपका रुख करूंगा। जिस तरीके से सर ने भी बताया किस तरह की बातें हैं, संसाधनों की कमी भी है, लेकिन अब चुनौती क्या नजर आ रही है उन लोगों को लाने के साथ साथ उसके बाद की क्या चुनौतियां राज्यों के पास नजर आ रही है, खासकर उत्तर प्रदेश बिहार के लिए, क्योंकि बड़े ये राज्य हैं, इन्हीं के लोग बाहर ज्यादा हैं। मोहित, अब तक तो इसमें कोई भी दोहरा नहीं है कि हिंदुस्तान में हालात जो है वो इतने ज़्यादा बेकाबू नहीं हुए हैं। पर अगर इसी तरीके से रफ्तार अगर बढ़ती रही तो चुनौतियां आने वाले दिन में और आने वाली है, क्योंकि जिस तादाद में मरीजों की तादाद जो है वो बढ़ रही है। अगर हम पहले की अगर आंकड़े को देखते हैं और आज के आंकड़े को देखते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं ज़मीन आसमान का फ़र्क है। ज़रूर कुछ राहत ज़रूर मिली है लॉकडाउन की वजह से, पर औसतन ज़्यादा फ़र्क है। पहले अगर 5,000 अगर मरीजों की बात करते हैं हिंदुस्तान में तो तकरीबन 63 दिन लगे थे। उसके बाद हर 5,000 के अगर मामलों की बात करते हैं, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25 और 25 से 30, उनमें 5 से 6 दिन लगे हैं। और पिछले जो 25 से 30 हज़ार का जो मामले हुए हैं वो उसमें महज 3 दिन लगे हैं। ऐसे 15 से जो 20 हज़ार के मामले हुए थे उसमें भी 3 दिन लगे थे। हालांकि 20 से 25 दिन 25 हज़ार के जो मामले हुए उसमें 4 दिन लगे। तो कहीं ना कहीं मामले जो है वृद्धि हो रही है। अब मामले 33,000 हो चुके हैं तकरीबन, और महज उन जो है आंकड़े बढ़ने में महज 1.5 दिन लग रहा है। तो कहीं ना कहीं, हालांकि भारत की मृत्यु दर दुनिया के अन्य देशों की मृत्यु दर से बेहतर है, पर अगर औसतन अगर दुनिया का मृत्यु दर देखते हैं मोहित, तो तकरीबन 7% बैठता है। भारत में इस वक्त उनकी रिकवरी भी काफ़ी अच्छी हो रही है, मृत्यु दर भी तकरीबन 3% है, रिकवरी भी 23% पे पहुंच चुका है, जो दुनिया के अन्य देशों के मुकाबले काफ़ी बेहतर है। हालात जो है वो अभी बेकाबू नहीं हुए, पर जिस तरीके से मामले बढ़ रहे हैं इसमें कोई भी दौरा नहीं है। सरकार आने वाले दिनों में जो है लॉकडाउन को आगे बढ़ाएगा, कुछ छूटें दे रही है। हालांकि ऐसा नहीं है कि भारत ही ऐसा पहला देश है जो छूटें दे रही हैं, और भी देश है जिन्होंने बंदिशों में काफ़ी पाबंदी थी जिनको हटाया है। कुछ देश ऐसे भी है जिन्होंने लॉकडाउन हटाने तक की भी घोषणाएं की हैं। तो ये जो छूटों की बात करें, अगर मामले में इजाफे की बात करें, तो हिंदुस्तान ज़रूर इस रफ्तार से मामले नहीं बढ़े हैं, पर फिर भी मामले बढ़ने में कहीं ना कहीं इजाफा इस वक्त भारत में नज़र आ रहा है। ठीक है नंदन सर, आप किस तरीके से देख रहे हैं चुनौतियां कहां पर और दिखने वाली हैं राज्य सरकारों के लिए, जब दूसरे राज्यों से मजदूर हों, छात्र हों, या फिर वो तमाम लोग जो फंसे हुए हैं वो आते हैं, तो क्या चुनौतियां आपको नजर आती हैं? क्योंकि हरियाणा में हम देखें, उत्तर प्रदेश में देखें या बिहार में देखें, जो लोग सही तरीके से पहुंचे या चोरी छिपे पहुंचे हैं वो कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। पंजाब में कोरोना पॉजिटिव वो तमाम धार्मिक लोग पहुंचे जो पहुंचे थे वहां पर। देखिए मोहित जी, निश्चित तौर पे जैसे अब ये एक राज्य से दूसरे राज्य में लोग जाएंगे तो दिखते हैं सरकारों के लिए बढ़ेंगी जी, क्योंकि एक तो टेस्ट करना पड़ेगा, सभी का मेडिकल चेकअप करना पड़ेगा, उनको क्वारंटाइन करना पड़ेगा, उनको जैसे अपने घर गए तो उनको घर पे रहने के लिए बोलना पड़ेगा जी। तो निश्चित तौर पे जो मूवमेंट होएगी उससे दिखते तो बढ़ेंगे। लेकिन अब लॉकडाउन ही एकमात्र ऐसा रास्ता नहीं है कि जिससे हम सारे कोरोना को खत्म कर देंगे। जी। अब धीरे धीरे लॉकडाउन को
खत्म करना पड़ेगा, सिस्टम को चलाना पड़ेगा और इसको एक तरह से पटड़ी पे अर्थव्यवस्था को, लोगों को, सिस्टम को, सरकारों को आना पड़ेगा। शंभू सर, इसी मामले पर आप क्या कहेंगे? किस तरह की चुनौती आप देख रहे हैं? क्या हम ये देखें कि तेलंगाना में जिस तरीके से भारी संख्या में प्रदर्शन किया जाता है, मजदूरों के इकट्ठे होकर सरकारों के खिलाफ नारेबाजी, मुंबई के बांद्रा में भारी संख्या में मजदूर बाहर निकलते हैं, दिल्ली से स्थिति हम देखते हैं, उनसे थोड़ी राहत मिलेगी देश को, या चुनौती और भी आप देखते हैं? देखिए, दो तरह की चुनौती है। एक तो ये कि जो मजदूर है, जहां जहां इंडस्ट्री है, जहां जहां काम धंधा है, कृषि है, जो कि प्रवासी मजदूरों पर आधारित है, ये मजदूर को अगर वहां से चले गए तो वहां अगर इंडस्ट्री शुरू भी होती है तो, या कृषि में जो कार्य हैं वो अगर शुरू होता है तो जी। उसको मजदूर नहीं मिलेंगे। तो बिल्कुल। राज्यों में ये स्थिति होगी कि एक तरह की अलग चुनौती पैदा होगी कि उनको श्रम की दिक्कत होनी शुरू हो जाएगी। दूसरी समस्या होगी कि जो प्रवासी अपने अपने होम स्टेट जाएंगे, क्योंकि वहां से रोजगार नहीं था इसीलिए वो बाहर आए थे, तो वापस जाएंगे तो उनको रोजगार नहीं मिलेगा, और रोजगार नहीं मिलेगा तो केवल सरकारी योजनाओं पर कितने व्यक्ति को आप जिंदा रख लेंगे, कितने दिन आप मनरेगा कर लेंगे, कितने दिन आप अंत्योदय से अनाज दे देंगे। जी। तो वहां पे उनकी रोजी रोटी समेत उनकी भोजन की समस्या होगी, जिसमें कि राज्य सरकार विफल है आज के टाइम में, वो उनको अपनी जनता को खिलाना उसके लिए संभव नहीं है। तो वहां पर फिर अपराध बढ़ेंगे, वहां पर फिर अलग तरह की चीजें आपको दिखाई दे, क्राइम सीन जिसमें कि दिखाई देने शुरू हो जाएंगे। तो एक चुनौती वहां पे फिर शुरू हो जाएगी। ठीक है सर। तो हम देख रहे हैं कि कंट्री में दोनों ही लेवल पे चुनौतियां शुरू होंगी, और आने वाले वक्त में सरकारों के लिए मुसीबतें बढ़ने वाली हैं, घटने वाली नहीं है। जी बिल्कुल। नीरज, आखिरी कमेंट होगा, अपील आप किस तरीके से करेंगे? मुझे लगातार हम अपने देशवासियों से यही अपील कर रहे हैं कि जो सरकार ने जो लॉकडाउन लगाया हुआ है 3 मई तक, उसका आप पालन करिए और घर पर ही रहिए। और आप खुद भी घर पर रहिए। ज़रूरी काम अगर न हो तो आप घर से बाहर निकलिए, अगर ज़रूरी काम हो तब भी आप घर से बाहर निकलिए ज़रूर। और घर पर जब आप वापस आते हो, उस वक्त बाहर से जब आप वापस आते हो अपनी ड्यूटी करके या किसी और काम के माध्यम से वापस आते हो, तो पूरा का पूरा ध्यान रखें। आप लगातार अपने हाथों को धोएं। आप अगर कोई वस्तु भी बाहर से लाते हो खाने पीने की तो उसको पहले धोएं। तो लगातार ओके इंडिया यही अपील कर रहा है। तो आप जो है घर पर रहिए, क्योंकि आप घर पर रहेंगे तो सबसे ज़्यादा सुरक्षित रहेंगे। मोहित नामदिल साहब, आप किस तरीके से अपील करेंगे लोगों से? देखिए मोहित जी, बाहर तो निकलना पड़ेगा क्योंकि अब लॉकडाउन जी स्टेप बाय स्टेप खुल जाएगा। तो लॉकडाउन के खुलने जो खुलने के स्टेप्स हैं उनको हर आदमी को फॉलो करना चाहिए। नीरज जी ने ये बताया है। उसके अलावा भी जब भी आप कोई काम, बिजनेस, धंधे पे जा रहे हैं तो वहां भी आप ध्यान रखें, एक सोशल डिस्टेंसिंग बहुत जरूरी है। सोशल डिस्टेंसिंग के साथ साथ अपने आप को दूर रखें सब चीजों से, और अपने काम भी करते रहें, क्योंकि काम के बगैर अब आगे काम चलने वाला है नहीं। क्योंकि अगर ये कोरोना खत्म होने के बाद आर्थिक मंदी की भी एक भारी मार पड़ने वाली है। जी बिल्कुल। भी सब लोगों को मिलकर बाहर निकलना है। तो इसमें लॉकडाउन खुलने के साथ साथ जो सरकार के नियम हैं, जो कानून है, उनको फॉलो करें और अपने सिस्टम पे रहें। और आपके चैनल के माध्यम से यही मैं कहना चाहूंगा कि लोग हाइपर ना हो और एकदम से गुस्से में ना आए, प्रदर्शन वगैरह ना करें किसी के बहकाव में ठीक है आके। सर। तो इन सब चीजों पे ध्यान दें। ठीक है। शंभू भद्र सर, आप किस तरीके से अपील करेंगे? एक तो 3 मई तक लॉकडाउन है, तो सरकार का जो आदेश है उसका आप पालन कीजिए और लॉकडाउन जो है उनको मानिए। सरकार से अपील करना चाहूंगा कि 3 मई के बाद आप लॉकडाउन ना बढ़ाएं। लॉकडाउन के बजाय अगर जो प्रिकॉशन है, मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग, जो भी आपको कथित तौर पे WHO से गाइडलाइन मिले हुए हैं, उस गाइडलाइन को फॉलो करते हुए एक लिमिटेड मात्रा में आवाजाही देश में होने दीजिए। इकोनॉमी को खोलिए, देश को रसातल में मत ले जाइए। सरकारों को अभी शूट कर रहा है कि लॉकडाउन में उन्हें हर चीज उनके फेवर में है, तो ये चीजें आप हटाइए, अपने आंखों पर से पट्टी को हटाइए। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का आज की चर्चा में हिस्सा लेने के लिए। चंचल नादर हमारे साथ थे, पॉलिटिकल एक्सपर्ट शंभू भद्रा हमारे साथ थे, वरिष्ठ हमारे साथ पत्रकार थे, और इसी के साथ हमारे सहयोगी नीरज शर्मा हमारे साथ थे। हमने जानने की कोशिश की कि जो गृह मंत्रालय ने नए दिशा निर्देश जारी किए हैं उसका क्या कुछ मतलब है, किस तरह की चुनौतियां हैं, किस तरह की बातें हैं। आज की चर्चा में अभी के लिए इतना ही। देखते रहिए ओके इंडिया। मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।
है।